अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लाइलपुर प्लस और मैं हूँ अजमल मलिक। नाज़रीन, मीडिया, वकला और पुलिस मुआशरे के ऐसे सतून हैं या ऐसे अदारे हैं जिनका जहाँ पे जितना बस चले उतना बस चलाते हैं। मीडिया हो, पुलिस हो और वकला हो। लेकिन आज हम रूटीन में जो व्लॉग कर रहे हैं उसके बरक्स जो है वो हम एक आपसे एक इंट्रोडक्टरी सेशन कर रहे हैं, वो है फैसलाबाद के मारूफ कानूनदान सैफुररहमान भट्टी का। और उनसे हम डिस्कस करेंगे जो वकला के हवाले से फैसलाबाद की कम्युनिटी में, फैसलाबाद शहर में और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में जो मुख्तलिफ इशूज़ चल रहे हैं, और इसके साथ साथ जो उनकी सर्विसेज हैं बार के हवाले से, इस हवाले से हम मुख्तलिफ एंगल्स जो हैं इनको एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। सदर डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद सैफुररहमान भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, ये फरमाएं कि वकला, एक नौजवान जो है वो तालीम हासिल करता है, वकील बनता है, उसके बाद उसकी एक्सटेंडिंग है लंबी चौड़ी, और फिर वो एक बार के ओहदे पे पहुंचता है। वो डोमिनेट क्यों करना चाह रहा है सोसाइटी में? वो क्या, उसने क्या अचीव कर लिया कि वो अपने आप को सुपीरियर समझना शुरू कर देता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अजमल साहब शुक्रिया अदा करता हूँ आपका कि आपने मुझे मेरे व्यूज़ है वो एक्सप्रेस करने का मौका फ़राहम किया। गुज़ारिश ये है कि जो आप कह रहे हैं ये सिर्फ़ वकील की बात आप कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि सोसाइटी में हर वो शख्स जो इस माशरे में बढ़ता है, पलता है, जवान होता है, उसकी ख्वाहिश होती है कुछ ना कुछ गोल अचीव करने की। वकला में भी ऐसी बात पाई जाती है। पहले स्टूडेंट होते हैं, बच्चों के वालिदैन हैं, उनकी ख्वाहिश होती है कि मेरा बेटा वो नामवर पैदा हो, कोई अच्छे काम करे, कोई मुल्क के लिए, कोई सोसाइटी के लिए। वकला जब बाद में तशरीफ़ लाते हैं स्टूडेंट दौर के बाद, इब्तदाई स्टेज में उनके लड़कपन में वो काफ़ी मायूस होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता इस्टेब्लिश होते हैं, फिर मौका फ़राहम होता है, कभी वो सियासत की तरफ आ जाते हैं, बार की ज़िम्मेदारियाँ वो निभाने की कोशिश करते हैं। और ये बेसिकली ये वो फ़र्द वाहिद ये समझे कि ये मेरे में वो ख़ास क्वालिटी थी, ऐसी बात नहीं है। मेरी जगह पे या मेरे और पहले से जो पहले मेरे से मौजूद थे या बाद में आने वाले, ये इन्हीं में से कोई भी हो सकता है। उसका 2 चीज़ें उनमें ज़रूरी होती हैं। ये बेसिकली दोस्तों की देन होती है। ये इज़्ज़त होती है जो वो लोग, दोस्त, अहबाब, सारी फैमिलियाँ इकट्ठी होकर उसको देती हैं। अगर वो ये समझता है कि मैं शायद अक्ल कुल था और मेरी ये मेरा राइट था, तो वो रॉन्ग होता है। और जो लोग ये समझते हैं वो दुनिया उनको जानती भी है, बाद में उसका नाम भी नहीं जाता। सदर साहब, ये फरमाएं कि मेरा क्वेश्चन ये था कि जो वकला खुद को सुपीरियर समझना शुरू कर देते हैं कि हम शायद डोमिनेट कर गए हैं, सिविल ब्यूरोक्रेसी है, एडमिनिस्ट्रेशन है, पॉलिटिकल एलीट है, वहाँ पे वो एक डोमिनेट किस्म की पोजीशन हासिल करने की कोशिश करते हैं। वो अपने असर रसूख से होता है, अपने पोते की वजह से होता है, अपने प्रोफेशन की वजह से होता है। इसकी क्या कोई खास मैं रीज़न होती? नहीं, मैं इसमें क्लियर कर दूँ। बेसिकली जो वकालत का सब्जेक्ट है, ये ऐसा नोबल प्रोफ़ेशन है। इसकी थ्रू एजुकेशन देख लें। मेडिकल में लोग सिर्फ़ मेडिकल की हद तक पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग में लोग इंजीनियरिंग की हद तक पढ़ते हैं, फिज़िक्स में लोग फिज़िक्स की हद तक रहते हैं। लॉ एक ऐसा वाहिद सब्जेक्ट है जो होल द वर्ल्ड, तमाम मेडिकल को भी रिप्रेज़ेंट करता है, इंजीनियरिंग को भी देखता है, दूसरे माशरे के मामलात को भी देखता है। और इसीलिए कहा जाता है कि जो वकला हैं वो सोसाइटी की क्रीम होते हैं। नो डाउट हमसे शायद लायक लोग हों, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफ़ेसर, लेकिन उसको क्रीम ऑफ सोसाइटी नहीं बोला जाता। लायर एक वाहिद कम्युनिटी है जिसको क्रीम ऑफ सोसाइटी बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं कि वो हर तबके में जिसमें बैठते हैं उसके मुतल्लिक वो थोड़ा बहुत हौनो रखते हैं एज़ ए प्रोफ़ेशनल लाइफ़। कोई प्रिविलेज मिल जाती है वकला? प्रिविलेज मिलती नहीं है, ली जाती है। अनड्यू फेवर हो जाती है? अनड्यू फ़ेवर भी नहीं होती। ये मोहब्बतों के तकाज़े हैं। आप समझते हैं अगर कोई बंदा अनड्यू फ़ेवर लेता है तो ये मुमकिन नहीं है। 7,000 वकला है, अगर एक दोस्त को वो मोहब्बत को दे रहा है तो किसी उसकी में कोई ऐसे गुण हैं या उसमें कोई ऐसी क्वालिटी है कि वो दूसरे बंदे को मुतासिर करता है। फ़ोर्सफुली काम लिया जा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन से वकला, बहुत सारे हमारे पास एग्जांपल्स हैं। रिसेंटली झांग में एक प्रॉब्लम हुआ, उसमें जो है वो उसको एक पूरे पंजाब का प्रॉब्लम बना दिया गया।
नहीं, आपने वो प्रॉब्लम क्रिएट होता हुआ देखा है, वो सिमटता नहीं आपने शायद देखा। अगर वो आप उसको सिमटने वाली सूरत-ए-हाल से आप आगाह होते तो शायद आपके माइंड में वो सवाल ना होता जो आप करना चाह रहे हैं। मेरा मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन ये था कि ये डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं बाय फोर्स, बाय हुक एंड क्रूक, किस तरीके से? नहीं, ऐसा होता नहीं है बेसिकली। देखिए, मैं जंग की बात नहीं करता चूँकि वो दूसरा शहर है। जो उधर हुआ वो बड़ा सैड इंसिडेंट था, लेकिन फैसलाबाद में मैं ये बात बताता चलूँ कि शायद -0.5% लोग ऐसे हैं जिनकी ये ख्वाहिश होती है कि चूँकि मैं वकील हूँ तो मेरा हर काम होना चाहिए। मैं जो जायज़ या इल्लीगल काम भी करूँ वो भी होना चाहिए। वो बहुत नॉमिनल से लोग हैं, उनको लोग हाइलाइट करते हैं। मेरा बड़ा एक असूल है, अगर मैं वकील बना हूँ, मेरे हम 5 भाई हैं तो 4 वकील नहीं हैं। मेरा ये कतई राइट नहीं बनता कि मैं अपने 4 भाइयों का राइट को ज़ब्त कर लूँ। मैं चाहूँगा कि सोसाइटी में जितने मेरे राइट है उसके भी राइट है। लेकिन ये एग्ज़िस्ट तो कर रहे हैं ना, चाहे थोड़ी तादाद में है। ये तो हर से तबके में होता है, पॉलिटिशियन भी करते हैं, मीडिया भी करता है, बाकी जो लोग इस तरह के हैं जो प्लेटफ़ॉर्म इस्तेमाल करते हैं, वो सारा करते हैं। इसी तरह मैं ये सवाल पे सवाल नहीं मैं करना चाह रहा, लेकिन अगर वकला में चंद एक दोस्त ऐसे मौजूद हैं, तो सहाफ़ियों में भी बहुत सारे ऐसे लोग जी, ऑब्वियसली मैंने तो अपनी ओपनिंग में ये बात की कि पुलिस, मीडिया है, बात थोड़ा बहुत सिस्टम में चलता है ना इधर पे। अच्छा सदर साहब, शहर में कोई प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट हैं, कोई बिज़नेस के डिस्प्यूट हैं, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे मामलात माज़ी में हमने देखे कि वो वकला उसमें इंटरवीन करते हैं और उनको सेटल करने के लिए कोर्ट के अंदर इधर हाथा कचहरी में ले आते हैं। ये अब प्रैक्टिस चल रही है और इसको अनड्यू क्यों लिया जा रहा है कि वकला क्यों ये प्रैक्टिस कर रहे हैं? और यही तो एक डोमिनेशन है। मैं मेरे से पहले वाले टेन्योर की मैं बात कभी नहीं करना चाहता। जो उन्होंने किया वो अपने हिसाब से उन्होंने लिखा। लेकिन मेरा एक ईमान यकीन और है, मैं उस पे बिलीव भी करता हूँ और उसमें मैंने साबित कदम रहते हुए महसूस भी करा है सोसाइटी में। आपने देखा होगा कि 10 माह मुझे हो गए, मैं और मेरी कैबिनेट समेत किसी एक सिंगल मेंबर ने आज तक किसी टाउन डेवलपर से बगैर पंचायत नहीं की, किसी कब्जे का हिस्सा नहीं बने हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स की पंचायतों का हिस्सा नहीं बने, हम सूतर मंडी की पंचायतों का हिस्सा नहीं बने, हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मामलात में इंटरफेरेंस मैंने नहीं की। हमारे बुकला की इतने मसाइल है, वो हल हम करने में कामयाब हो जाए तो हम समझते हैं ये सुरखरू हो गए। ये जो बात आप कह रहे हैं, ये वो लोग करते हैं जो नॉन प्रोफेशनल है। बाहर के नुमाइंदे जब प्रोफेशनल आएंगे तो वो कभी भी लैंड माफिया के साथ खड़े नहीं होंगे, वो इंशाल्लाह ताला वकला के साथ ही खड़े। आपने देखा होगा पूरा साल हो गया मेरे पास एक सिंगल कोई स्टेक वाला भी नहीं होता। लास्ट के ये द्वार से आपने महसूस किया है, ऑफिसर बाद में बनता है, गनमैन साथ आ जाते हैं। मुझे तो गनमैनों की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो मेरा सप्लीमेंट्री आगे क्वेश्चन है कि बार के अंदर जैसे कि पिछले दिनों हमने देखा कि साबिक मेंबर पंजाब बार कौंसिल हैं, अभी भी कंटेस्ट कर रहे हैं वो इलेक्शन के लिए। गनमैन उनके साथ हमने अक्सर कोर्ट के अंदर देखे, कचहरी के अंदर देखे। इसको जो है वो किस तरह काउंटर किया जा सकता है? इसको रोका कैसे जा सकता है? ये वो चीज़ें हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ज़हन में थीं और मैंने उसको साबित भी किया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज ज़िला कचहरी फैसलाबाद में किसी अदालत में कोई डिस्प्ले ऑफ वेपन नहीं है। जितना मर्जी कोई बड़ा आदमी है वो विदाउट वेपन जाएगा किसी अदालत में। पिछले 8 माह से कोई बंदा अगर बंदूक लेके गया है तो मैं देनदार हूँ। बेशक वो मैं नाम ले देता हूँ, अपने दोस्त हैं मेरे बड़े अच्छे, इम्तियाज़ यूना साहब। वो पहले मूव करते थे लेकिन सेशन कोर्ट में अदालतों में अब वो भी मूव नहीं करते। लिमिटेड है मामलात उनके भी सारे। हाँ, उसकी कोई दुश्मनी है जिस हद तक है वो रहे, हमें कोई इतराज़ नहीं है, उसको तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए, लेकिन अदालतों में विद वेपन जाना ये बिल्कुल ज़्यादती है। अगर कोई वकील ये चाहे कि मुझे ये राइट होना चाहिए कि मैं विद वेपन बरदार लोगों के साथ कोर्ट में जाऊँ, तो भाई उसकी दुश्मनी है तो फिर घर बैठे हमें और वकील थोड़े हैं और वकालत कर लेंगे। ये जो प्रेसिडेंट आप सेट कर रहे हैं, जो अपकमिंग बार की बॉडी आ रही है या जो भी उम्मीदवार अभी सामने आए हैं, आप समझते हैं कि इसको उनको कंटिन्यू करना चाहिए इस प्रेसिडेंट को? नहीं, मैं समझता नहीं हूँ ये ऐसा होगा, क्योंकि आज से 15 साल पहले देखा जाए तो हमारी कचहरी में डिस्प्ले वेपन नज़र नहीं आता था।
लोग वेपन वाले बंदे को अच्छा नहीं समझते थे। अच्छे वकील प्रोफेशनल जो थे उनके ऑफिस में अगर किसी बदमाश ने किसी क्लाइंट ने विद वेपन आना तो वही फील करते थे, इंसल्ट फील करते थे अपने। ये आहिस्ता आहिस्ता ट्रेंड एक चला, फिर बंदूकों के साथ मूवमेंट शुरू हो गई। अब चूंकि ये सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह रुक गया है, तो आने वाले लोग ये इसको ख्याल भी करेंगे। अगर वो दोबारा इसको कंटिन्यू करेंगे तो लोग, मेरे साथी वकील साहबान जो दोस्त हैं कोलीग, उनको कंडेम करेंगे और इस हवाले से उन पे प्रेशर भी रहेगा, क्योंकि ये मेरे इस फैसले को तमाम मेरे अपने दोस्तों ने, मेरे साथियों ने, शहर के दोस्तों ने अप्रिशिएट किया कि ये बहुत अच्छा और असर फैसला। कोई अच्छे फैसले को दोबारा तोड़ मरोड़ के दोबारा वो गलत काम करेगा तो लोग एक्सेप्ट नहीं करते, दरअसल नहीं होगा। सदर साहब ये फरमाएं, आप ये वकला की चैम्बर्स के हवाले से एक मेरे जहन में क्वेश्चन है कि हमने बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट सुने, देखे तो नहीं है, कि शाम के टाइम कोई ऐसी एक्टिविटीज़ चैम्बर्स में हो रही हैं ड्रग्स के यूज़ के हवाले से, उसको कंट्रोल करने के लिए, जैसे कि आपने वेपन्स के हवाले से बात की, उसके हवाले से भी कोई आपके पास इल्म में है या कोई एक्शन लिया है आपने? नहीं, मैं असल में आप टिपिकल चैम्बर्स की बात करेंगे तो ये मेरे ख़्याल में तो गैर मुनासिब होगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये इस किस्म की जो गैर अखलाकी सरगर्मियाँ किसी भी जगह भी हो उसको कंडेम करना चाहिए। और अगर मेरे यहाँ कोई हमारी बार के हमारे चैम्बरों में अगर कोई ऐसी बात होती होगी तो मैं डेफ़िनेट कंडेम भी करता हूँ और मैं उनके अगेंस्ट भी खड़ा होता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है। रिसेंटली जब सीएम पंजाब यहाँ पे तशरीफ़ लाई तो बार ने एक हड़ताल की। पीएमएलएन की जो पॉलिटिकल लीड है, उन्होंने या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने आपसे रिक्वेस्ट की कि इसको ख़त्म करें या इसको कंटिन्यू करें। कोई इस टाइप के प्रेशर होते हैं कि बाहर जो है वो हड़ताल करे या ना करे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से? नहीं, ऐसी बात होती कोई नहीं है, लेकिन ये तो मेरा ख़्याल वो जो हड़ताल मैंने की थी वो इसलिए की थी चूँकि आजकल के हालात ऐसे हैं कि कोई पॉलिटिशियन बाहर में आना पसंद नहीं करता। तो चूँकि वो सीएम पंजाब फैसलाबाद तशरीफ़ ला रही थी, तो हमने भी बताना था कि हमारे भी कुछ मुतालबात हैं, हम भी इधर ही पड़े हैं कई सालों से, तो इसलिए ये मैसेज देना ज़रूरी था उसको कि हम वो हाई कोर्ट जो हमारा दरीना इशू है, उसको वो वाले से हमने हड़ताल की और वो मैसेज उन तक पहुंचा कि ये स्ट्राइक क्यों हुई है, डिस्कस हुई और सीएम ने इसका नोटिस भी लिया कि ये हड़ताल क्यों हुई। ये इसमें अभी दमखम है हाई कोर्ट बेंच की मूवमेंट भी, या बस ख़त्म हो गई? अल्हम्दुलिल्लाह है, बेसिकली ये मसला इतना गंभीर नहीं है, लेकिन बना दिया गया है। प्रॉब्लम यह है कि जो स्टेक होल्डर इसमें शामिल होने चाहिए, वो आज तक इस मूवमेंट में शामिल नहीं। मुझे इस बात का गिला भी है, अपने से भी, अपने दोस्तों से भी। बेसिकली हम कोशिश करते हैं जब हम मूव चलाते हैं तो कचहरी बाज़ार के मोबाइल की दुकानें हम बंद करवा देते, अनारकली की दुकानें बंद करवा देते। इसका किसी को क्या फ़र्क पड़ता है? सर्कल रोड की इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें हैं वो बंद करा देते। बेसिकली जो फैसलाबाद के स्टेक होल्डर हैं, वो चंद एक फैमिली हैं, उनको तो बादर ही नहीं है। वो तो फैसलाबाद में किसी दोस्त के साथ कप ऑफ टी पीना पसंद नहीं करते। वो गाड़ी निकालते हैं, लाहौर जाके बैठ के अच्छी कॉफ़ी पी के वापस आ जाते, वो कहते हैं इधर स्टैंडर्ड ही नहीं है। तो हमारे मसले तो वो बैठेंगे तो होगी ना, वो एक एक दिन के लिए जो हम चाहते हैं वो कर दे, गवर्नमेंट जितनी मर्ज़ी स्ट्रॉन्ग हो, घुटनों में वो टेक देगी। ये किस तरह मुमकिन हो सकता है? रेवेन्यू पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है, फैसलाबाद जनरेट करे, तो हम कचहरी बाज़ार को बंद कर दें, उसका क्या फ़ायदा? जो रेवेन्यू हम देते हैं गवर्नमेंट को, जो स्टेक होल्डर पे करते हैं, वो मेरे साथ अगर खड़े हों, एक दिन की बात है। दूसरे दिन पीएम, सीएम ना इधर आए पंजाब फैसलाबाद में तो फिर कहना। तो ये ग्रुपिंग कैसे ख़त्म होगी फिर? सर ये ग्रुप वो क्लास एलीट है, वो एलीट क्लास है, हमारे से निकलते हैं, वो एक क्लास में पहुँचते हैं तो वो हमारे नहीं रहते। मैं इसकी मिसाल कई बार देता हूँ कि एक बच्चा हमारे ही फैमिली से बड़ा पड़ा और मैट्रिक किया, उसको कमीशन मिल गया, वो आर्मी में चल गया, आर्मी में गया, तीसरे दिन वो लेफ्टिनेंट बन गया। जब लेफ्टिनेंट बना तो वो बाद में पता चला कि वो हमारा रहा ही नहीं, वो उनका ही हो गया। ये सदर साहब, आपने जब आर्मी की बात कर रहे हैं, ग़ालिबन 2001 की बात है कि यूनिफ़ॉर्म को सपोर्ट करने के लिए पूरे पाकिस्तान में जनरल मुशर्रफ के यूनिफ़ॉर्म को बावरदी सदर को इलेक्ट करने के लिए रेफरेंडम हो रहा था। उस वक्त फैसलाबाद को ऑफ़र हुई थी कि आप बेंच ले लें और यूनिफ़ॉर्म को सपोर्ट कर दें। आप समझते हैं उस वक्त बेंच ले लेना चाहिए था? नहीं, मेरा ख़्याल जो उस वक़्त का फ़ैसला था वो बेहतरीन फ़ैसला था।
किसी आमर से इस किस्म की बीक लेना मैं समझता हूँ कि ये बार की शर्त थी। तो फैसला उस वक़्त हुआ बहुत अच्छा और आसान था। लेकिन अब जो इस शहर के लोग जो हैं वो महरूम हैं इंसाफ से, उनको हाई कोर्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ अनिल भाई, मैं चूँकि उस वक़्त मैं भी बार का हिस्सा था, लड़कपन में था, लेकिन वह वो कह सकते हैं उस वक़्त मेरी ज़िम्मेदारी नहीं थी ऐसी। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो वो ऑफ़र थी ना, वो एक आर्टिफ़िशियल ऑफ़र थी। एक लम्हात को, एक सीन को ड्रॉप करने के लिए वो ऑफ़र की गई थी। वो नेक नीति से ऑफ़र नहीं थी। उसके बाद भी बेशुमार मौके आए हैं, बेशुमार मौके आए हैं। उन्होंने कभी वो ऑफ़र नहीं की। ऑफ़र जो करनी है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बना बना नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज आई है, 2 मिनट लगे हैं, किसी ने पूछा ही नहीं है। वो प्लान में दम खम कम हो गया है, जान कम हो गई है, ज़ोर कम हो गया। नहीं, ज़ोर वाली बात भी मैं कहता हूँ, देखो मैंने भी कोशिश की थी दोबारा, मुझे भी मेरे भी प्रेशर था कि मैं हाई कोर्ट बेंच की तहरीक चलाऊँ। लेकिन बात ये है कि जिन्होंने चलानी है, जिन्होंने के पास हमने जाना है, वो हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। मैंने उसका एक मुतबादल हल भी निकाला। मैंने फेडरल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की कि आप मुझे फेडरल ट्रिब्यूनल दे दें, कस्टम ट्रिब्यूनल दे दें, इंश्योरेंस के ट्रिब्यूनल दें, बैंकिंग ऑफेंस दे दें, एफबीआर की एटीआर दे दें। वो उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को ऑन किया, उसको फॉरवर्ड किया हुआ। उम्मीद एक्सपेक्टेड है इंशाल्लाह ताला 1-2 माह में वो हमारी अदालत में इधर काम करना शुरू हो जाएगी। बेसिकली जो चाहते हैं, जो नारा लगाते हैं कि इंसाफ डोर स्टेप पे होना चाहिए, वो नारा लगाते हैं, अमल नहीं करते। अगर हम बात करें तो वो बात को टाल-मटोल करके दूसरी तरफ। सर ये फरमाएं, जो इंसाफ के वाले से बात हो रही है, जो मौजूदा जुडिशरी है, यहाँ पे भी लाखों केसेस जो है वो पेंडिंग है और रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर सैकड़ों एफ आई आर्स भी नहीं दर्ज हो रही। कितनी पेंडेंसी है कोर्ट में और कितना टर्नआउट है इसकी जजमेंट्स का अभी तक, जो फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट के हवाले से अगर हम बात करें? फैसलाबाद में मैं समझता हूँ कि पंजाब, लाहौर के बाद सबसे ज़्यादा लिटिगेशन फैसलाबाद में है। हाई कोर्ट बेंच के हवाले से अगर बात करें तो लाहौर हाई कोर्ट जो प्रिंसिपल सीट है, उधर से अगर फैसलाबाद डिवीज़न के केसेस को निकाल दिया जाए, तो शायद उन जजेस की कॉजेज़ खाली हो गए। फैसलाबाद, सिर्फ फैसलाबाद डिवीज़न की हद तक मैं बात करता हूँ, नॉट सरगोदा, नॉट मूसला, सिर्फ डिवीज़न की बात करता हूँ। 44% केसेस प्रिंसिपल सीट पे फैसलाबाद डिवीज़न के। इतनी ज़्यादा लिटिगेशन है। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि लाहौर के वकला नहीं चाह रहे कि आप फैसलाबाद को बेंच दें। लाहौर में वकला है कौन से? आपने कभी डीपली ऑब्जर्व नहीं किया? मैंने इसको बात भी मैंने की है, मैं पहले भी बात करता हूँ। लाहौर में जितने लीडिंग लॉयर हैं पाकिस्तान के, शायद जो मेरे ग्रुप के हैं या मेरे अपोनेंट ग्रुप के हैं, कोई डोमिसाइल बाय लाहौर नहीं है। अच्छा। इतने बड़े-बड़े ऑफिस हैं उधर, बड़े-बड़े नाम हैं, कोई लाहौर से नहीं। सारे लाहौर से बाहर माइग्रेट होके उधर शिफ्ट हुए हैं। वो तो लाहौर के जो टिपिकल लाहौरी है जिनको हम कहते हैं, उनकी तो ख्वाहिश ये होगी कि ये हमारी जान छोड़े, हमारे ज़िले को छोड़ें, अपने-अपने ज़िलों में जाएँ, हमारा काम ही चले। वो तो वैसे ही बेचारे दब के रह गए, गिला हम लाहौर पे क्या करना? ये जुडिशरी, मकामी जुडिशरी से भी मुख्तलिफ जो इंतज़ामी कमेटियाँ होती हैं, उसमें आप मेंबर हैं। आप मुतमिन हैं जो रोल जुडिशरी इसकी जजमेंट के हवाले से या जो फैसले आ रहे हैं, उनकी जो तादाद है या फ़्लो है, उससे सैटिस्फाई हैं बतौर सदर बार? अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि अभी तक तो फैसलाबाद जुडिशरी जो है वो अपनी डोमेन के मुताबिक बड़े अच्छे फैसले हो रहे हैं। कोई फर्स्ट क्रिएट नहीं हो रही, कोई मसले नहीं हो रहे, कोई इतने मुझे किसी दोस्तों पे एलिगेशन नहीं है। लोग बड़ी अच्छे अपने आर्गूमेंट करते हैं, जो फैसला करते हैं। बेसिकली जो जिस जुडिशरी की आप बात करते हैं, वो ये जुडिशरी नहीं है। ये तो तेरे मेरे जैसे लोगों के छोटे-छोटे मसाइल हल करने के लिए है। जो फैसले जिनको करने चाहिए, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने करने हैं, पता नहीं करती कि नहीं करती। लोकल जुडिशरी में 9 मई के 2-3 जजमेंट फैसलाबाद में आई हैं। आप कैसे देखते हैं उस तमाम को? फैसलाबाद के वकला वहाँ पे पेश होते हैं, कौंसल के तौर पे भी और दूसरी तरफ से भी।
तो कैसे देख रहे हैं, कैसे जजमेंट दी हो? बेसिकली ना जी मैं समझता हूँ कि वो जजमेंट तो जज साहब ने देनी होती है, वकील ने तो ट्राई करना होता है, लेकिन जज ने भी फाइल को देख के फैसले करते, कानून के मुताबिक फैसले करते। मैं ये कई बार वो ये कह चुका हूँ नाकदीन को भी कि टीवी पर बैठ के तनकीद करना बहुत आसान, तनकीद मेरे पे होनी चाहिए अगर मैं एक अपने कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई चीज़ को वायलेट करूँ या उससे तजावज़ करूँ, फिर तो मैंने कोई गलती की है। अगर आपने थ्रू पार्लियामेंट मुझे इख्तियार दे दिया है, उसको लीगलाइज़ कर दिया है, तो फिर मैं तो उसके मुताबिक काम करूँगा ना। जज की डोमेन ये नहीं है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो उसको राइट दिया गया है, जो उसको फैसले की डिस्क्रिप्शन दी गई है, उसके बाहर जाए। ये नहीं हो सकता। हाँ, या उसको वो इख्तियारात वापस ले ले। अगर उसको इख्तियारात दिए हैं तो फैसला भी उसने उन इख्तियारात के मुताबिक देना है। हाँ, अब सोचना ये उनको चाहिए कि जिन लोगों ने इनको इख्तियारात दिए हैं, आया इख्तियार गलत दिए हैं तो वो उनको चाहिए वो उसको अमेंड कर लो। सदर साहब जो एडीसी कोर्ट है, उसके अलावा अगर हम दूसरी जुडिशरी की बात करें तो फैसलाबाद में कुछ ऐसे केसेस माजी में प रिपोर्ट होते रहे हैं कि वकील जो हैं वो किसी जजमेंट से नाराज़ हुए तो उन्होंने जज के ऊपर हमला किया। तो किस तरह जस्टिफ़ाई करते हैं इस किसी एक स्पेसिफ़िक वकील के इक़दाम को? नहीं, ये फैसलाबाद में अकेले नहीं हुआ है, ये पूरे पाकिस्तान में थोड़ा-सा चला रहा है, उसकी एक रीज़न थी। ये जब अदलिया बहाली मुहिम चली है 2008 में, 2009 में, इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहे हैं, तो मैंने बड़ा खुलेआम उनसे एक मुज़ाकरा किया था। मुलाकात में मैंने उनको बोला था कि साहब जो बच्चा एक दिन का वकील है, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को और गाली देगा, तो हम उसको एप्रिशिएट करेंगे। तो उनके सामने जब कोई सिविल जज बैठा होगा तो उसकी क्या पोजीशन होगी? ये उस वक़्त की बात है जब डोगर साहब चीफ सीजेबी पाकिस्तान थे। कॉन्स्टिट्यूशन वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे। उसके बाद इफ्तिखार चौधरी साहब बहाल हुए। तो उस वक़्त थोड़ी-सी रिदम जो हमारे वकला की ख़राब हुई थी। मैंने उस वक़्त भी चीफ साहब को बोला था कि ये आपने माहौल को गरमा तो दिया है, तो मेरी गुज़ारिश होगी कि आपने तो कल रिटायर्ड हो जाना है। हमने इसी फ़ील्ड में रहना है। इनकी तरबियत भी ऐसी करके जाएँ फिर के मामला को। वो रजीम जो थी 5-7 साल की, उस वक़्त ये माहौल पूरे पूल दी कंट्री को हुआ था, ना कि फैसलाबाद में। उसके बाद अब पूरा लाहौर पड़ा है फैसलाबाद। अब कभी आपने सुना कोई वकील ने किसी पे जज पे हमला किया? हाँ, ऐसी इन्फॉर्मेशन तो कम मिलती है लेकिन पुलिस पे हमले रिपोर्ट हो रहे हैं तकचहरी के अंदर। वो क्यों हो रहे हैं? इस तरह फ़ोर्सफुली कोई जो है वो मुल्ज़िमान को छुड़ाने की कोशिश की जाती है, भगाने की कोशिश की जाती है। नहीं, ये बेसिकली ना ये भगाने वाली बात नहीं है। बेसिकली चंद एक वाक़यात हुए हैं। उसमें मैं समझता हूँ कि जो बाहर इंतज़ामिया होती है उसकी भी थोड़ी बहुत तशरीफ़बाज़ रही है पिछले दिनों में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस साल कोई ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक अमन शांति है। मेरी दुआ है कि मेरा टेन्योर ही अच्छा गुज़र जाए, थोड़ा अच्छा रह गया। उसके बाद आइंदा भी ऐसे मामलात ना हो। आपने देखा होगा कि सीपीओ के ऑफ़िस के सामने मर्डर हो रहे थे। आपने देखा होगा अदालतों के अंदर मर्डर हो रहे थे। चलो कुछ ना कुछ इक़दामात तो बेहतर पुलिस इंतज़ामिया ने हमारी तावन से या हमने उनके तावन से कुछ ना कुछ तो बेहतर किया है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस किस्म की अब रिपोर्टिंग जो काफ़ी हद तक कंट्रोल है। मैं समझता हूँ कि जिस हालात में हम जा रहे हैं अगर 100 जुर्म होता था, अगर उनमें से कम हो के 50% हो जाएँ तो भी हमारी बेहतरी है। लेकिन मैं समझता हूँ कि आज के दौर में जो जुर्म की बात जिसकी आप बात कर रहे हैं वो शायद 100 में से 5 रह गए। काफ़ी हद तक कमी हो गई है। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अल्लाह का एहसान है कि थोड़ी बहुत चलो कोशिश की है और नौजवान दोस्तों में भी बड़ा हमारा साथ दिया है इस। सदर साहब बतौर सदर बार पॉलिटिकली कोई ऑफ़र हुई है आपको अपकमिंग जो जनरल इलेक्शन है उसके लिए कि आप हमारी पार्टी में आ जाएँ, आके जो है वो
कॉन्टेस्ट करें किसी स्पेसिफिक सीट पे, सूबाई असम्बली के, कौमी असम्बली के, या फ्यूचर में हो तो एक्सेप्ट करेंगे इसको? सवाल आपका बड़ा अच्छा है, लेकिन मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि अगर किसी ने आज तक मेरे से पहले भी ये आपसे या किसी और से ये शेयर किया ना, ये पॉलिटिकल पार्टी जो है वो किसी ऑफिस बेयर को ऑफर करती है अगर हमारी जमात में आ जाए, ये गलत है। कोई ऑफर नहीं करता किसी सदर सेक्रेटरी को। सदर सेक्रेटरी की अपनी खुद चॉइस होती है, अगर मैं सियासत में जाऊँ, मैं पार्टी में शामिल होता, वो ऑफर नहीं करते। उनके पास तो कबीले पड़े हैं, और मुझे आज तक ना कभी ऑफर हुई है, ना मेरे से पहले को कभी हुई थी। अवामी सियासत का मूड है? नहीं, मेरा कोई बिल्कुल जनरल इलेक्शन का कभी मूड नहीं है। मेरे 2 दोस्त हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगी सेहत दे, वो इलेक्शन जनरल लड़ते हैं। वो एक जमात में है, वो किसी भी जमात में हो गए थे, मैं उनके साथ हूँ। मैं समझता हूँ कि वो लड़ते हैं, मैं लड़ता हूँ। एक अली बास है, एक राजा दानिया है। मेरे दोस्त हैं, जनरल इलेक्शन में अप्रोच करते हैं। और राना शहबाज अरीस को आप, वो मेरा अजीज़ है, मेरा दोस्त नहीं है। वो अजीज़दारी और बात होती है, दोस्ती और। बतौर सदर कितने सेटिस्फाई हैं कि आपने अपने बार की बेहतरी के लिए कोई रोल प्ले किए? मेरे लिए ये बहुत बड़ी ऑनर थी कि मैं एक मिडिल क्लास का आदमी इस बार का पाकिस्तान की तीसरी बड़ी बार का सदर इलेक्ट हो गया। यकदम मैं हाई प्रोफाइल में शामिल हो गया, और शुक्र अल्लाह का ये है कि मैंने उस चीज़ को कंट्रोल भी किया, हासिल भी किया। और मैंने पूरी अपनी ईमानदारी से कोशिश किया कि मैं अपनी सर्विस जो है वो दोस्तों को मुहैया कर सकूँ। लोग इरिटेट हो जाते हैं, तंग आ जाते हैं, लेकिन मैं इसलिए तंग नहीं आता कि ये वो ऑफिस मैंने लिया है जो खुद दुआएं करके, मिन्नतें करके दोस्तों की इलेक्शन लड़ के लिया है। तो इसीलिए लिया है कि मैं कुछ ना कुछ सर्व कर सकूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक मुतमिन भी हूँ, और कोशिश भी कर रहा हूँ मज़ीद आइंदा भी। मेरा ज़मीर बड़ा मुतमिन है। मैंने कोई ऐसा इक़दाम नहीं किया जिससे वकला की इंसल्ट हो। कोशिश की है कि वकला की इज़्ज़त वक़ार में आता। तो सदर साहब, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि फैसलाबाद शहर की अपलिफ्टिंग के हवाले से भी कोई रोल प्ले करते? वो कोई सर्विसेज हैं आपकी, तो उसको शेयर करें हमारे साथ। देखिए, इसमें मैं एज़ ए बार ऑफिसर फैसलाबाद, जो कि मेरा शहर है, मेरी ज़िम्मेदारी में शामिल होता है कि इसकी जो छोटे-छोटे मामलात हैं, मसाइल हैं, ऊपर तक मेरी कोशिश रही है। उसकी मैंने बेशुमार जगह पे निशानदही भी की है। ये फैसलाबाद में एक प्रोग्राम चला कि 8 बाज़ारों की उन्होंने पार्किंग बंद कर दी, मोटरसाइकिल कार की सर्विस बंद कर दी है। मुझे डीसी साहब ने कहा कि मुझे शहर की बेहतरी के लिए आपकी जो पार्किंग स्टैंड है वो हमें हैंड ओवर कर दिया जाए, चूँकि हमने वो ज़रूर तहल है। तो मैंने उनको हैंड ओवर कर दिया। मैंने कहा, इसके अलावा भी अगर आप जिस जगह पे आप मुझे कहेंगे, मैं बाहर इस शहर के लिए, इस शहर की बेहतरी के लिए, किसी इक़दाम के लिए मैं आपके साथ हूँ। तो ये 100 रुपये का टोकन काट के गाड़ी का, और 3 घंटे बाद ये डबल हो जाएगा, फिर 2 घंटे बाद मज़ीद डबल हो जाएगा, नहीं, वो क्या फार्मूला है? ये फार्मूला नहीं है। बेसिकली 2-3 चीज़ें इसको मद्देनज़र रखनी चाहिए। बेसिकली कुछ दोस्त हमारे ना वो शौक से टारगेट कर लेते। मैं आज भी इस बात के ख़िलाफ़ हूँ, मैं कल भी था, और फ्यूचर में भी अगर मेरे से कोई पूछेगा तो मैं इसके ख़िलाफ़ था। जब मैंने चार्ज संभाला तो मेरी एक मीटिंग डीसी साहब की हुई, ये ऑन की रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ। मैंने बोला कि पिछले 5 साल से जो पार्किंग की मद में बाहर को पैसे आए हैं, उसको कैलकुलेट करके उसकी परसेंटेज निकाल लें, और मैं बाहर का अकाउंट देता हूँ। आप उस अकाउंट में उतने पैसे या उससे थोड़े बहुत कमोवेश करके वो बाहर में आप जमा करा दें। आप जाने आपका काम जाने। हम इधर से बिल्कुल ना हम वसूली करते हैं, ना आप। ये बड़ी क्लियरली क्या। दूसरी बात ये, हमारा कोई मुश्किल सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। हाँ, खराबी तो हर जगह पे होती हैं। मैं इसकी मिसाल मैं इस तरह भी देता हूँ। प्राइस कंट्रोल कमेटी भी खड़ी हैं, काम करती हैं। वो हज़ारों दुकानों में से 2-4 दुकानदार जो इज़ाफ़ी भी प्राइस लेते होंगे, अगर उनको की बिना पे पूरी आप प्राइस कंट्रोल कमेटी को फ़ारिग कर दें, या बाकी मामला तो हो सकता है 2 इक्का-दुक्का वाक़यात ऐसे होते हों,
लेकिन अगर एक वो मेरे इल्म में भी बात आती है तो उसका हम नोटिस भी लेते हैं। मैंने तहरीरी शिकायत भी की है, अपने कंट्रैक्टर को बुला के बुलशिट भी किया है और उसको ये नोटिस भी दिया है कि अगर ऐसी कोई दोबारा शिकायत आई तो आपका कॉन्ट्रैक्ट हम कैंसिल कर। सर लास्ट टू क्वेश्चन है। पहला ये कि वकला आपस में चूँकि फ्रेंड्स हैं, 2 पार्टियों का आपस में क्लैश हुआ है, वो 2, 3, 4, 50 दफ़ा पेश होते हैं कोर्ट में। अल्टीमेटली कोई ऐसा डिसीजन हो जाता है कि दोनों वकला दोनों पार्टियों को बिठा के सेटल कर देते हैं कि जी आपका ये फ़ैसला हो गया। वकला ने अपनी फ़ीसें ले ली, जो विक्टिम पार्टी थी या दूसरी पार्टी थी, उन दोनों के जो फ़ीसें जो हैं वो उन्होंने पे कर दी, उनका टाइम ज़ाया हो गया, उनके केस जो हैं वो लंबे हो गए, फिर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होगी। इसकी कोई लीगल पोजीशन है या वकला अनड्यू इसको कर रहे हैं सारा कुछ? नहीं, बेसिकली आप वकला पे बात डाल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, जो बंदा घर से निकलता है, उसको पता है कि मैंने इंसाफ के लिए वकील को करना है, केस करना है, मेरी अपील है, उसको मैंने ट्रायल करवाना है, आता है, जाता है, सफ़र करता है। बिलाखिर वो को 10-20 साल थकने के बाद जब अदालतों से रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिलता, तो वो महसूस करता है यार इतनी लिटिगेशन में पड़ गए, इसका कोई फ़ैसला हो जाए, बैठ के कोई पंचायत हो जाए। हालाँकि उनको चाहिए था कि ये काम वो पहले दिन भी कर सकते थे। हाँ, उसके लिए आजकल एक बड़ा अच्छा लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला लिया है, हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे एक सालसी अदालत मुकर्रर कर दी है आर्बिट्रेशन कोर्ट, कि जिसमें वो लिटिगेशन लेंथी नहीं होगी, जो केसेस इस किस्म के होंगे वो उसमें जाएंगे बतौर वो सालिस जैसा जो है वो सालसी करेंगे, ताकि जो 20 साल बाद फैसला हो किसी का थ्रू सालिस हो सकता है, तो इसको ही को इधर ही बैठ के उसको आई ये अब शुरू हुआ। मतलब ये लीगलाइज़ हो गया, अब लीगलाइज़ हो। सर तो साहब लास्ट क्वेश्चन है कि बार के इलेक्शन के रिज़ल्ट आने के ऊपर जो फायरिंग होती है, उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? उसके बाद एफआईआर भी होती है, ना हमने कभी गिरफ्तारी सुनी, ना हमने कोई एक्शन सुना। तो ये फायरिंग को कैसे कंट्रोल करना है? मैं कुछ दावा तो नहीं करता, लेकिन मेरा ख्याल इस साल ना होने के बराबर हुई है। मतलब कोई तो है ना, चाहे जितनी भी। हाँ, कह सकते हैं वही है, लेकिन ना होने के बराबर हुई। इस साल कोई ऐसी एफआईआर रिपोर्ट भी नहीं हुई और पुलिस इंतज़ामिया ने इस इलेक्शन को इस साल एप्रिशिएट भी किया कि इसमें मैं समझता हूँ कि वो जो कैंडिडेट जीतने हैं ना या वो हारने वाले इलेक्शन कंटेस्ट करने वाले, वो अपने अगर दोस्तों साथियों को थोड़ा बहुत समझा ले तो फायरिंग नहीं हो सकती। मैंने तो कोशिश की थी और मैं पूरे मुकम्मल यकीन से कहता हूँ कि मेरे समेत मेरे किसी साथी ने कोई फायर नहीं की और आज तक नहीं की। लेकिन फायरिंग तो बहुत हुई उस दिन जब हम यहाँ पे मौजूद थे, जब रिजल्ट अनाउंस हुआ। तो उसके बाद जो है वो एफआईआर भी हुई मेरा ख्याल है। चलो ये एक ब्रीक बात है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, अगर एक ज़िम्मेदार एसएचओ, कोई एक ज़िम्मेदार, फैसलाबाद में 36-37 एसएचओ है, एक ज़िम्मेदार एसएचओ ये तय कर ले कि बंदूकों वाले घर से नहीं निकलेंगे, फायरिंग करनी बहुत दूर की बात है, ये घर से नहीं है और ऐसा होता रहा है। ये थोड़ी-सी खुद भी स्पेस दे देते हैं, आ जाए कोई बात नहीं। ऐसी है, ये ये सारे मामला चलते मिलके ही है, लेकिन वो सारी ज़िम्मेदारी ना वोखला पे आ जाती है। ऐसा है नहीं वैसे। सर थैंक यू वेरी मच सदर साहब, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके। शहर के अंदर बहुत सारी ऐसी गुफ्तगू होती रही माजी में और हमारे भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे जिसमें हमारी ख्वाहिश थी कि हम किसी भी सदर बार के साथ जो इस टाइप की डिस्कशन करके इन क्वेश्चंस का जो है वो आंसर हासिल करने की कोशिश करें। उम्मीद है कि हम जो है वो इस कोशिश में कामयाब हो गए होंगे और सदर साहब से हमने जो सवालात किए उनका जो भी मौक़िफ़ था उन्होंने अपना मौक़िफ़ पेश किया, कुछ सैटिस्फैक्टरी थे, कुछ में सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस जो हैं वो बनते हैं और हम कोशिश करेंगे कि अगले किसी वीडियो में या इंटरव्यू में उनसे मज़ीद जो है इस हवाले से डिस्कशन करें। ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा? अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और ईमान की सलामती दे। अल्लाह हाफ़िज़।